फ्रेंड्स, जो हम JKSSV के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो साइंस का है वो सेकंड पोर्शन है। ठीक है, सेकंड पार्ट हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। कल भी मैंने आपको बोला था कि जो विटामिन्स हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो बहुत बार क्वेश्चन में पूछा हुआ है, चाहे वो साइंस के पेपर में हो चाहे जीके के सिलेबस में हो। ठीक है, जीके के हिसाब से भी पूछ सकते हैं और साइंस के हिसाब से भी पूछ सकते हैं। ठीक, अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा आया हुआ विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन। इसमें आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशिएंसी काज ज़ीरोफैथैलेमिया। ठीक है, ज़ीरोफैथैलेमिया कौन सी विटामिन की कमी से होती है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ज़ीरोफैथैलेमिया कौन सी विटामिन की कमी से होती है, ये क्वेश्चन है इसमें। ठीक, अब आपको पता है कि विटामिन्स क्या है। विटामिन्स एक न्यूट्रिएंट्स के टाइप्स है। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स के टाइप है। कौन कौन से टाइप्स होने न्यूट्रिएंट्स के? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल, वाटर एंड रफेज, फैट्स। ठीक, कार्बोहाइड्रेट हमें एनर्जी देता है, प्रोटीन्स हमारी ग्रोथ करता है और विटामिन्स डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ती है। ठीक है, विटामिन्स क्या करती है? डिजीज़ के अगेंस्ट लड़ती है, बीमारियों के खिलाफ लड़ती है, उसको हम बोलते हैं विटामिन्स। और इसमें यही बोला हुआ है। और विटामिन्स कितनी टाइप्स की होती है? ठीक है, विटामिन का कंसेप्ट दिया था फंक ने। ठीक है, विटामिन का कंसेप्ट किसने दिया था? फंक ने। विटामिन दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है फैट सॉल्युबल और एक होती है वाटर सॉल्युबल। ठीक है, एक फैट सॉल्युबल एक वाटर सॉल्युबल। जो फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है, जो फैट सॉल्युबल होता है उसमें आती हैं विटामिन ए, डी, ई, के। ठीक है, ए, डी, ई, के। ए का नाम है रेटिनोल और डी का नाम है कैल्सीफेरोल। ठीक है, कैल्सीफेरोल या सनसाइन भी बोल सकते हो आप। ठीक है, जो सूरज से मिलती है। विटामिन ई का नाम है टोकोफेरोल या ब्यूटी विटामिन भी बोल सकते हैं। और के का नाम है फाइलोक्विनिन। ठीक है, के का नाम है फाइलोक्विनिन। ये है फैट सॉल्युबल। और विटामिन वाटर सॉल्युबल कौन सी आती हैं? विटामिन जो वाटर सॉल्युबल होती हैं वो उसमें कौन सी आती है? विटामिन्स जो वाटर सॉल्युबल होती है उसमें आती है विटामिन्स बी और सी। ठीक है, बी और सी। जो सी है उसका नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, और ये हमें सिट्रिक फ्रूट से ही मिलती है। ठीक है, जो सिट्रिक फ्रूट्स होते हैं, खट्टे चीज़ें होती हैं, उन्हीं से ही मिलती है। ये हमें एनिमल से नहीं मिलती है, सिर्फ प्लांट से मिलती है। ठीक है, ये एनिमल से नहीं मिलती है, हमें सिर्फ प्लांट से मिलती है। और इसमें मिल्क भी नहीं, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट है तो उसमें भी ये नहीं मिलती है। अब क्वेश्चन क्या था कि ज़ीरोफैथैलेमिया कौन सी विटामिन की डेफिशिएंसी से होती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से। विटामिन ए का कॉमन नेम क्या? रेटिनोल है और इसे नाइट ब्लाइंडनेस भी होती है और ज़ीरोफैथैलेमिया भी होती है। ठीक, अब विटामिन ई का कॉमन नेम है टोकोफिरोल। ठीक है, विटामिन ई का क्या नाम है? टोकोफिरोल। ठीक है, इससे क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है। ठीक, इनफर्टिलिटी होती है जिनको आगे यूट्रस पे प्रॉब्लम हो। ठीक, और विटामिन के का क्या नाम है? कॉमन नेम फाइलोक्विनिन। ठीक है, फाइलोक्विनिन जो ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, जिससे ब्लड क्लॉटिंग, इसकी डेफिशिएंसी से ब्लड क्लॉटिंग होती है। ठीक, और उसके बाद विटामिन B12। ठीक है, विटामिन B12 में ए टाइप की जो बी विटामिन्स हैं वो ए टाइप की है। उसमें एक B12 आता है, विटामिन B12 का नाम है कोबालिम। ठीक है, कोबालिम। ठीक, ये बहुत रेयर डिजीज़ है। ठीक, इससे बहुत रेयर डिजीज़ होती है। अब क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अमॉर्फस सॉलिड। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल बतानी है। ठीक है, अमॉर्फस सॉलिड की एग्जाम्पल बतानी है। उसकी एग्जाम्पल है रबर। ठीक है, रबर। अब दो टाइप के सॉलिड्स होते हैं, एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है एमॉर्फस का मतलब क्या होता है? विदाउट फॉर्म। ठीक है, विदाउट फॉर्म मतलब कोई फॉर्म नहीं इसकी। ठीक है, कोई फॉर्म नहीं इसकी। और ये क्या होता है? नॉन क्रिस्टलाइन। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन। एक होता है क्रिस्टलाइन और एक होता है नॉन क्रिस्टलाइन को हम अमॉर्फस बोलते हैं। ऐसे ही पूछ सकते हैं, नॉन क्रिस्टलाइन को हम क्या बोलते हैं? तो अमॉर्फस बोलते हैं। ठीक है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं होती है। इसमें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स आती है? इसमें जैसे ग्लास को कूल करके बनाते हैं, रबर, प्लास्टिक, जेल। ठीक, तो आपको पता चल गया होगा कौन सा है इसमें? रबर। अमॉर्फस मतलब विदाउट फॉर्म, जिसकी कोई फॉर्म नहीं हो। ठीक है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं हो, नॉन क्रिस्टलाइन हो। ठीक है, नॉन क्रिस्टलाइन हो। अब इसमें एक दिया हुआ है क्वार्ट्ज। ठीक है, क्वार्ट्ज किसकी टाइप है?
क्रिस्टलाइन की, ठीक है, क्रिस्टलाइन की। जैसे आपने फिटकरी देखी होगी ना, उसी तरह का होता है ये, सिलिका से बना होता है, ठीक है, सिलिका उसी की तरह होता है जैसे फिटकरी होती है ना, क्रिस्टल बने हुए होते हैं, ठीक है। किसकी टाइप है क्वार्ट्ज? क्रिस्टलाइन की। और किससे बना होता है ये? सिलिका से बना होता है, ठीक है, सिलिका से बना होता है ये। जैसे ज्वेलरी में जीम स्टोन जैसे नग वगैरह होते हैं उसमें यूज़ किया जाता है, ठीक है, उसमें ये यूज़ किया जाता है। और उसके बाद आता है हमारा मिक्का, मिक्का, ठीक है। मिक्का भी किसकी टाइप है? क्रिस्टल की, ठीक है, क्रिस्टलाइन की। ये भी किसकी टाइप है? क्रिस्टलाइन सॉलिड की। ये भी सिलिका से ही बना होता है, ठीक है, ये भी सिलिका से ही बना होता है। इसके ग्लास, स्टोव, लैम्प, शीट। और एक इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिक्का कहाँ होता है? हमारे इंडिया में होता है। इंडिया कहाँ पे? बिहार में होता है। और दूसरे नंबर महाराष्ट्र में, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मिक्का कहाँ होता है? मिक्का कहाँ होता है? इंडिया में होता है वर्ल्ड के कंपैरिजन में। कहाँ? बिहार में होता है, ठीक है। क्या होता है मिक्का? एक ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है। किससे बना हुआ है ये? सिलिका से बना हुआ है, सिलिका से बना हुआ है। वो फिटकरी जो क्रिस्टल की तरह स्ट्रक्चर होते हैं उसी से बना हुआ है ये, ठीक है। और जो क्वार्ट्ज है वो भी किसकी टाइप से है? वो भी क्रिस्टलाइन सॉलिड की। लेकिन जो रबर है वो अमॉर्फस सॉलिड या फिर बोलो नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड की टाइप्स। अब उसके बाद आती है हमारा डायमंड्स, ठीक है, डायमंड। उसके बाद क्या आता है हमारा? डायमंड, ठीक है। जो डायमंड्स होता है वो किसका बना हुआ है? कार्बन का। एलोट्राप्स है ये, एलोट्राप्स है ये, ठीक है, एलोट्राप्स। मतलब कि एक एलिमेंट से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर बने हो, ठीक है, एक एलिमेंट से 2 या 2 से ज़्यादा जो केमिकल स्ट्रक्चर बने हो उसको हम बोलते हैं एलोट्राफ। कौन कौन से हैं? डायमंड किसका है? कार्बन का एलोट्राफ है। और इससे एक डायमंड बना है और ग्रेफाइट, ठीक है, डायमंड बना है और ग्रेफाइट। लेकिन इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, इनकी प्रॉपर्टी में काफ़ी डिफरेंस है। जो डायमंड होता है वो इंसुलेटर होता है, ठीक है, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं? जो करंट पास नहीं करते, ठीक है, जो करंट पास नहीं करते। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है वो करंट पास करता है, वो कंडक्टर होता है, ठीक है। और जो ग्रेफाइट होता है वो सॉफ्ट होता है। लेकिन जो डायमंड होता है वो हार्ड सब्सटेंस होता है, ठीक है, हार्ड सब्सटेंस होता है वो, ठीक। और जो डायमंड होता है वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, ठीक है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है। और ग्रेफाइट लेयर फॉर्म में होता है, ठीक। और अगर पूछे कि नेचुरली सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस कौन सा है? डायमंड है। और किसका एलोट्राफ है? कार्बन का, ठीक है। कार्बन के कौन कौन से एलोट्राफ है? एक डायमंड है और एक ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो पेंसिल में भी होता है, और उसके बाद पेंसिल में लेड भी होता है वैसे, और जो सेल में डालते हैं वो, ठीक है। और किसके एलोट्राफ है ये? कार्बन के एलोट्राफ है, डायमंड और ग्रेफाइट्स, ठीक है। अब दोनों कार्बन से बने हैं, लेकिन कितना डिफरेंस है इनमें? डायमंड इंसुलेटर होता है, ग्रेफाइट क्या होता है? कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब जो करंट पास करता है। ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है लेकिन डायमंड हार्ड होता है, ये बहुत मुश्किल से ब्रेक डाउन होता है, ठीक है। नेचुरली अगर देखा जाए कौन सा सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है तो ये डायमंड है, ठीक है, ये क्या है? डायमंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट कल हमने कल वाले टॉपिक में बताया था कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जिसमें फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम करंट बोलते हैं। इसका एसआई यूनिट है एम्पियर, ठीक है, इसका एसआई यूनिट क्या है? एम्पियर। और उसके बाद जो पास्कल है वो किसका यूनिट होता है? प्रेशर का, ठीक है। प्रेशर को हम किस में मेज़र करते हैं? बैरोमीटर में। और एम्पियर को, करंट को किस में मेज़र करते हैं? एमीटर में। अगर ज़्यादा करंट होगी, अगर ज़्यादा होगी गैल्वेनोमीटर में, अगर कम होगी तो एमीटर में हम उसको डिनोट करते हैं, मतलब मेज़र करते हैं, ठीक। और जो मोल होता है, मोल क्या? मोल किसका यूनिट होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, कितना सब्सटेंस है उसका यूनिट होता है। और कैंडिला किसका होता है? कैंडिला होता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कितनी स्ट्रेंथ है इसकी, उसका क्या है? कैंडिला है, ठीक, उसका क्या है? कैंडिला। आपने पढ़ा होगा जो इंटरनेशनल सिस्टमेटिकली यूनिट हैं वो कितने हैं? 7 हैं। कौन कौन से हैं? मास, ठीक है, ये पूछते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टमेटिक यूनिट कितने हैं? 7 हैं, ठीक है। और जो ड्राइव है वो अलग है, ठीक है, जो ड्राइव यूनिट है वो अलग है, उसमें हमने, ठीक। अब इसमें कौन कौन सा आता है? मास, लेंथ, टाइम, ठीक है, टाइम, टेम्परेचर। मास का क्या यूनिट है? किलोग्राम। लेंथ का क्या है? मीटर। टाइम का क्या है? सेकेंड। टेम्परेचर का क्या है? केल्विन, ठीक है।
और उसके बाद करंट भी आता है उसमें। करंट का क्या है? एम्पेयर। कैंडिला किसका है? ल्यूमिनेंस। ल्यूमिनेंस इंटेंसिटी का। पास्कल किसका है? पास्कल नहीं आता उसमें, ठीक है, पास्कल नहीं आता है। और मोल आता है, ठीक है। मोल में क्या आता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। मैं एक बार साथ आपको बता देती हूँ फिर से कौन कौन से हैं। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूनिट है? मोल, ठीक है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूनिट होता है? मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या यूनिट है? मोल, ठीक है, मोल। 2-3 बार पढ़ना, आपको लर्न हो जाएगा। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का क्या है? कैंडिला। ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी का क्या है? कैंडिला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट का एम्पेयर। ये 7 आते हैं। कौन कौन से आते हैं? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस, इंटेंसिटी, ठीक है। ये 7 जो सिस्टमेटिकली यूनिट में आते हैं। बाकी जो होते हैं वो ड्राइव यूनिट होते हैं, जैसे CGS हो गया, ठीक, और FPS हो गया, MKS हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट एविडेंट गैस इन अर्थ एटमॉस्फेयर। एविडेंट मतलब कि सबसे ज़्यादा गैस कौन सी हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में, ठीक है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में। अब देखा जाए तो ये हमारी अर्थ है, इसके आगे पीछे एक ब्लैंकेट की तरह लेयर है, ठीक है, ब्लैंकेट की तरह लेयर है जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। वो किससे बनी हुई है? गैसेस से, वाटर से, ठीक है, डस्ट पार्टिकल से, उससे बनी हुई है। उसको हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर। और उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। कितनी परसेंट है? 78%, ठीक है, 78%, ठीक है। और उसके बाद जो ऑक्सीजन है वो कितनी है? 21%, ठीक है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी है? 0.03%, ठीक है, 0.03%, ठीक। अब जो नाइट्रोजन है वो किसके लिए काम आता है? आपने सुना होगा एक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है, ठीक है, लेग्यूम्स में। कौन सा बैक्टीरिया करता है वो? राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम बैक्टीरिया करता है। सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है नाइट्रोजन, ठीक है, सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है नाइट्रोजन। और जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है लेग्यूम प्लांट्स में, पी प्लांट्स में, कौन सा बैक्टीरिया होता है वो? कौन सा बैक्टीरिया करता है वो? राइजोबियम, ठीक है, राइजोबियम। बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया कौन सा होता है? राइजोबियम, ठीक। और जो इसका एटॉमिक नंबर है वो कितना है? एटॉमिक नंबर 7। ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक नंबर है? 8। क्या फार्मूला है? O2, ठीक। कितनी एटॉमिसिटी है इसकी? 2। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फार्मूला है? 6, ठीक है, 6। जो हम एक्सहेल करते हैं और उसके बाद जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है, ठीक है, ये वाली गैस। और हाइड्रोजन जो होता है इसका एटॉमिक नंबर 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डिनोट वाटर सॉल्युबल ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इनटू द सॉइल ओरिजिन एंड गेट प्रेसिपिटेट अनएबल साउथ, ठीक है। अब कौन सा वो प्रोसेस होता है जिसमें जो वाटर सॉल्युबल और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं? सॉइल ओरिजिन से, मतलब सॉइल ओरिजिन में मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं या बह जाते हैं, ठीक है। कौन सा प्रोसेस होता है वो? जो वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट को सॉइल ओरिजिन में कन्वर्ट कर देता है, फिर उसके बाद बह जाते हैं और फिर जो अनएबल सब्सटेंस बनते हैं जैसे सॉल्ट वगैरह वो प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, ठीक है। मतलब सिंपल मतलब ये है कि वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक को कौन सा सॉइल ओरिजिन से बाहर लेके जाता है, बाहर ले जाता है, तो वो कौन सा प्रोसेस होता है? लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या होती है, ठीक है, मैं आपको इसको डायग्राम बना के दिखाती हूँ। एक फ्लावर पॉट है, ठीक है, सपोज एक फ्लावर पॉट है, फ्लावर पॉट बन जा, ठीक है, ये फ्लावर पॉट है हमारा। हमने नीचे क्या रखा? नीचे क्या है? इसकी नीचे लेयर में स्टोन है, ठीक है, इस ओरिजिन भी बोलते हैं, लेयर को हम ओरिजिन भी बोलते हैं। फिर ऊपर हमने क्या रखी? मिट्टी। ऊपर क्या है हमारे? सॉइल है, ठीक। और ऊपर हमने प्रेशर से, जैसे बारिश आती है ना, बाढ़ आती है, ऐसे पानी दिया। तो आप देखते हो कि जो पानी होता है, जो मिट्टी होती है वो सारी बह जाती है, मिक्स हो जाती है। पहले हमने जो मिट्टी और पत्थर होते हैं वो मिक्स होते हैं, लेकिन जब तेज़ बारिश आती है, तेज़ पानी आता है, तो ये जो मिट्टी होती है बह जाती है, ठीक है। ये मिट्टी होती है जो बह जाती है। इसमें जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो मिक्स हुए होते हैं और सॉइल इरोजन में मिक्स होकर ये बह जाती है, ठीक है, बह जाती है। और नीचे क्या बच जाता है? पत्थर बच जाते हैं, ठीक है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग, ठीक है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं लीचिंग,
ठीक, आपको समझ आ गया होगा। जैसे एक फ्लावर पॉट है, नीचे पत्थर है, ऊपर मिट्टी है, ठीक है, ये मिक्सअप हुई होगी तो प्रेशर से पानी आया, ठीक है, कोई बाढ़ आई जहाँ आपने प्रेशर से पानी फेंका तो जो मिट्टी होगी वो बह गई होगी, ठीक है, मिट्टी क्या होगी, बह गई होगी, इनऑर्गेनिक जो न्यूट्रिएंट्स होंगे उसमें वो बह गए होंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को हम लीची बोलते हैं। अब एक और कंसेप्ट है जैसे इसमें यूट्रोफिकेशन, ठीक है, यूट्रोफिकेशन आपने सुना होगा कि नेचुरल एजिंग, ठीक है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, जैसे हर किसी की एज होती है ना, उम्र होती है, बुढ़ा हो जाता है, फिर उसके बाद मर जाता है, ऐसे लेक की भी क्या होती है, एजिंग हो जाती है, एज हो जाती है। अब कैसे, सपोज जैसे एक तालाब है, ठीक है, जब साफ़ सुथरा होता है, जब नया नया तालाब बनाते हैं तो कितना अच्छा ठंडा ठंडा पानी होता है, साफ साफ पानी होता है, तो हर एक चीज़ आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पे ग्रो कर रही होती है, एल्गी भी ग्रो कर रही होती है और कीड़े मकोड़े भी ग्रो कर रहे होते हैं आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। कैसे ग्रो कर रहे होते हैं, जैसे हमने कोई गंद फेंक दिया वहाँ पे, ठीक है, कोई हमने गंद फेंक दिया वहाँ पे, सीवेज फेंक दिया, ठीक है, जब उनको खुराक मिलती है, खाना मिलता है तो बड़े बड़े वहाँ पे एल्गी हो जाती है, ऐसे गंदा सा पानी देखा होगा आपने, है ना, न्यूट्रिएंट्स हो जाते हैं। अब जो वहाँ पे बैक्टीरिया हैं, एल्गी हैं, उनके लिए खाना मिल जाता है, ठीक है, उनको खाना मिल जाता है तो ऐसे पानी तालाब आप कुछ टाइम के बाद देखोगे, 2-3 महीने के बाद देखोगे ऐसे ग्रीन ग्रीन एल्गी सी हो जाती है, गंदा हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, ठीक है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन, मतलब कि नेचुरल एजिंग होना। जब स्टार्टिंग में कितना अच्छा होता है पानी, फिर आहिस्ता 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 उसमें कुछ कुछ ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जैसे एल्गी भी ग्रो करती है, बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, तो वो गंदा हो जाता है भी, है ना, गंदा हो जाता है, मतलब कि न्यूट्रिएंट से इनरिच हो जाता है, एक्सेस ग्रोथ ऑफ एल्गी, ठीक है, जो आपने तालाब देखे होंगे कि ऐसे बहुत से ग्रीन 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 ऊपर कवरिंग होगी होगी, ठीक, और टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, ये टॉक्सिसिटी को इंक्रीज कर देता है और बड़ी आहिस्ता 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 प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन, ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। वही वो तालाब, इसमें आपने दिमाग में ये रखना है कि वो तालाब जहाँ पे बड़े बड़े सवार से हुए होते हैं, एल्गी सी हुई होती है, ठीक है, एल्गी सी हुई होती है, वो वाले उसको हम यूट्रोफिकेशन बोलते हैं, क्योंकि वो बुढ़ा हो गया होता है, ठीक है, वो ले क्या होती है, बुढ़ी हो गई होती है, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसमें गंद पड़ता रहता है। इसके कुछ टाइप्स भी हैं, जैसे एंथ्रो नेचुरल। एंथ्रो मतलब कि ह्यूमन की एक्टिविटीज़ है, जैसे हम लोग गंद वगैरह फेंकेंगे, सीवेज बेस्ड जाएगा, ठीक है, नेचुरल मतलब फ्लड आएगी, बाढ़ आएगी, उससे जो गंद जाएगा, ठीक है, उससे क्या हो जाते हैं, जो तालाब क्या हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, एल्गी पैदा हो जाती है वहाँ पे, ठीक है, गंदे हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोफिकेशन। 2 टाइप से इसकी, एंथ्रो और नेचुरल। एंथ्रो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण जो तालाब गंदे हुए होते हैं, नेचुरल जो नेचुरल हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन। रिप्रोडक्शन हमने पढ़ा है, रिप्रोडक्शन क्या होता है कि रीप्रोड्यूस करना, री मतलब अगेन प्रोड्यूस करना, कोई भी चीज़ को अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करना, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है, अगेन एंड अगेन प्रोड्यूस करना, उस चीज़ को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। प्लांट्स में 2 टाइप्स की रिप्रोडक्शन होती है, एक होती है एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक है, एनिमल में भी होती है ऐसे, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, ठीक। जो एसेक्सुअल होती है वो एक ही सेल से, ठीक है, सिंगल पेरेंट से ही आगे प्लांट को ग्रो कर देते हैं, सिंगल पेरेंट मतलब एक ही सेल होगा, उसी से आगे सारी ग्रोथ हो जाएगी, ठीक। एसेक्सुअल में क्या होता है, एक ही सेल होगा, उससे आगे डॉटर बन जाएंगे, ठीक है, एक ही सेल से पूरा काम हो जाएगा। लेकिन सेक्सुअल में क्या होते हैं, दोनों पेरेंट्स होने चाहिए, ठीक है, फिर उसके आगे फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनते हैं, एम्ब्रियो बनता है, सीड बनता है, फ्रूट बनता है, फ्लावर बनता है, ठीक है, वो होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब फ्रेगमेंटेशन किसकी टाइप है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की फ्रेगमेंटेशन होता है टाइप, इसकी बर्डिंग होती है, ठीक है, बर्डिंग होती है, स्पायरोगैरिया होती है, ठीक। अब हम फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन होना, ठीक है, फ्रेगमेंटेशन का क्या मतलब होता है, ब्रेक डाउन होना, ठीक है, ब्रेक डाउन होना। जैसे ये एक पार्ट है, ठीक है, मैंने क्या बोला, ए सेक्सुअल में क्या होता है कि एक ही पार्ट से, सिंगल सेल से आगे न्यू ऑर्गेनिज्म कोई बन जाता है, ठीक है, न्यू चीज़ बन जाती है, न्यू डॉटर बन जाती है एक ही से, ए सेक्सुअल मतलब एक ही सेल से, तो इसी की टाइप है फ्रेगमेंटेशन। जैसे एक ये है, ये आगे ब्रेक डाउन होगा तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ब्रेक डाउन होके आगे 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल जैसे स्पायरोगैरिया। फंगी ले लो, ठीक है, फंगी एक फंगी है, ठीक, एक फंगस है, एक लगी है कहीं जगह,
तो आप कल देखोगे उसको, दूसरे दिन देखोगे तो आगे आगे वो फैल गई होती है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, मतलब ब्रेक डाउन होकर भी वो फैल जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। एक ही सेल से आगे बढ़ गई हैं वो, ठीक, उसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। बडिंग तो आपने देखा ही होगा, छोटा सा बर्ड बनता है, फिर यहाँ इसी से आगे न्यू ग्रोथ ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाती है, ये भी एसेक्सुअल की टाइप्स है, ठीक। उसके बाद आता है बायोमैग्निफिकेशन। बायो क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई करना, किसी चीज़ को देखना, मतलब इंक्रीज होना, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज, ऐसे भी आप समझ सकते हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है। इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो इंक्रीज होती जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा, जैसे कोई तालाब में हमने गंद वगैरह डालते हैं, उसमें हम सिंथेटिक वगैरह, प्लास्टिक वगैरह भी डालते हैं, तो छोटी मछली ने वो खाया, छोटी मछली को किसने खाया, बड़ी मछली ने, और वही जो प्लास्टिक होगा वो इससे किस में ट्रांसफ़र हो गया, बड़ी मछली में, लेकिन वो क्या हुआ होगा, डाइजेस्ट नहीं हुआ होगा, है ना। प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं होता, ब्रेक डाउन नहीं होता, तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ रही होगी, ठीक है, बढ़ रही। ऐसे हम गंद फेंकते जा रहे हैं, ये खाता जा रहा है, इससे आगे ये खाता जा रहा है, इसके आगे और कोई खाता जा रहा है, इससे उसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है। कोई नो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, नो डाइजेशन हो रही है, ठीक है, कंसंट्रेशन कम ही नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज होना, ठीक है, इंक्रीज होना, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमैग्निफिकेशन। जैसे ट्रॉफिक लेवल ही होता है, एक खाता है, फिर दूसरा खाता है, तीसरा खाता है, चौथा खाता है, ठीक है। इसमें इससे ट्रांसफ़र होगी बीमारी, इससे होगी, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ती ही जा रही है, कंसंट्रेशन जो होगी, मात्रा जो होगी उसकी बढ़ती ही जा रही है, उसको हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन। अब आपको समझ आ गया होगा। यूट्रोफिकेशन हमने क्या पढ़ा कि जो लेक होती हैं, तालाब होते हैं, झीलें होती हैं, वो बुड्ढे हो गए, है ना। बुड्ढे कैसे हो गए हैं, गंद शंद फेंकने से, उसमें एल्गी हो गई है, तो वो क्या हो गए, ख़राब हो गए, गंदे हो गए। फ्रेगमेंटेशन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टाइप है, जो एक ही सेल से आगे रिप्रोड्यूस करता है। बायोमैग्निफिकेशन हमने देखा कि जो कंसंट्रेशन को, मात्रा को इंक्रीज ही करता जा रहा है, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्रीज, जैसे एक खाएगा, दूसरे खाएगा, उसमें ट्रांसफ़र होगा, फिर उससे तीसरे में ट्रांसफ़र होगा, चौथे में ट्रांसफ़र होगा, इससे क्या हो रहा है, उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज ही होती जा रही है। और लीचिंग आपको बता दिए, जो फ्लावर पॉट, पानी को अगर प्रेशर से फेंकेंगे तो मिट्टी जो होगी बह जाएगी, ठीक है, मतलब वो प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लीचिंग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट रियोस्टेट यूज टू कंट्रोल इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है रियोस्टेट, वो किस चीज़ को, ठीक है, वो इलेक्ट्रिक करंट को कंट्रोल करता है किस चीज़ से। आप सभी को पता है इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला कौन है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकने वाला कौन है, रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस, ठीक। रेजिस्टेंस क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, रेजिस्ट करता है, रोकता है। इसका यूनिट क्या था, ओम, ठीक है, इसका यूनिट क्या था, ओम, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है हमारा कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस वो कंपोनेंट होता है, वो सर्किट होता है, या वो कंपोनेंट की एबिलिटी जो कितना एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ठीक है, कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा है, ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको कितना स्टोर करके रख रहा है, उसको हम कैपेसिटेंस बोलते हैं। जैसे कैपेसिटर भी होते हैं, ठीक है, कंडक्टर भी होते हैं, इसी की टाइप होते हैं। मतलब क्या मतलब है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का मतलब है कि उस कंपोनेंट में, उस सर्किट में, ठीक है, जैसे एक सर्किट होता है ना, क्लोज सर्किट होता है तभी तो बल्ब चलता है, ठीक है, इस सर्किट में कितनी कैपेसिटी है, कितनी एबिलिटी है इसको कि एनर्जी को स्टोर करके रखे, ठीक है, एनर्जी को स्टोर करके रखे, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटेंस बोलते हैं। और फ्रीक्वेंसी हमने कल पढ़ा था, ठीक, फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, इसकी यूनिट क्या आती, हर्ट्ज़, ठीक है, इसकी यूनिट क्या आती, हर्ट्ज़। अब जैसे ऐसा यूनिट पूछी है वेवलेंथ की, वेवलेंथ कल पढ़ाई थी, ये वेव है ना, इसकी जो ये क्रस्ट और ये ट्रफ, ये क्रस्ट ये ट्रफ, अब जो ट्रफ के बीच का लेंथ और क्रस्ट के बीच का लेंथ, ठीक है, ये वेव है, इसकी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, वेव लेंथ, ठीक, और इसके हाइट को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ठीक। और ये 1 मिनट में कितने टाइम रिपीट हो रहा है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम हर्ट्ज़ में नोट करते हैं, और वेव लेंथ को हम किस में मेजर करते हैं, मीटर में, और फ्रीक्वेंसी का यूनिट हर्ट्ज़, सेकंड टाइम का, वाट पावर का, ठीक है, पावर मतलब रेट ऑफ ए डूइंग वर्क, ठीक है, रेट ऑफ ए डूइंग वर्क। अब आ गया सिंबल,
व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ ए सोडियम? सोडियम का आपको पता है Na। Pb किसका? लेड का। Ag कल भी आया था ना, Ag सिल्वर, ठीक है, सिल्वर, और Au गोल्ड, ठीक है, Au गोल्ड। तो ये केमिकल नेम, आप केमिकल सिंबल लर्न करने लेना एलिमेंट। अब क्वेश्चन है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज़ फाउंड ओनली इन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे ग्रीन प्लांट्स वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है। कौन सा प्रोसेस है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस जैसे लाइट चाहिए उसको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए उसको, पानी चाहिए, उसकी हेल्प से वो खाना बनाएगा, ठीक। इसकी फॉर्म में बनाता है फूड को, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट में कौन सी फॉर्म? स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, स्टार्च की फॉर्म में खाना बनाता है। कहाँ बनाता है? किचना प्लांट कौन है? लीव है, ठीक है, किचना प्लांट कौन है? लीव है। नोज़ा प्लांट कौन है? स्टोमेटा है, वो गैसेस को एक्सचेंज करता है, ठीक है। जो अपना खाना खुद बनाते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट होते हैं। अब जैसे फिश के 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, ह्यूमन के 4 हार्ट चैम्बर होते हैं। मैमल्स जो मतलब जिनके बॉडी के शरीर में क्या होते हैं, जो यंग वन को पैदा करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, उनको मैमल बोलते हैं, और जिनके बॉडी में हेयर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? मैमल्स बोलते हैं। अब जैसे विच टाइप ऑफ एनर्जी सोर्स इज सोलर एनर्जी? सोलर एनर्जी का सोर्स क्या है? ये है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल, ठीक है, नॉन कन्वेंशनल। कन्वेंशनल होती है जो पुराने, मतलब कन्वेंशन का मतलब क्या होता है? पुराने ज़माने से जो चलती आ रही है, जिसको हम नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल भी बोलते हैं, जिसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें कौन आता है? कोल, पेट्रोलियम, ठीक है, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। और जो कोल है, कोल के भी टाइप्स होते हैं, जैसे पिट, लिग्नाइट, बिटुमन, एंथ्रेसाइट। सबसे हाईएस्ट क्वालिटी का कौन है? एंथ्रेसाइट। कौन कौन से है? पिट, लिग्नाइट, बिटुमन, एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट जो सबसे हाई क्वालिटी की कोल है, ठीक है। और कोल क्या होती है? नॉन कन्वेंशनल, कोल क्या होती है? कन्वेंशनल होती है, और नॉन रिन्यूएबल, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते, जिसको हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इसकी और टाइप्स आती है, जैसे कन्वेंशनल में पेट्रोलियम, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? ये असम में मिलता है, गुजरात में मिलता है। और नेचुरल गैस, नेचुरल गैस वो होती है जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जिसमें मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा नॉन कन्वेंशनल। नॉन कन्वेंशनल का मतलब है जैसे सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, ओशन थर्मल एनर्जी, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक। अब आपने सोलर एनर्जी के बारे में सुना होगा कि जो सोलर का सबसे बड़ा प्लांट है, सबसे बड़ा जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वो कहाँ पे है? गुड़गांव, हरियाणा में, ठीक है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। अब क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ए मिनरल फ्यूल? फॉसिल फ्यूल कौन है? आपको पता है कोल एंड पेट्रोलियम, ठीक है। जो पेट्रोलियम होता है वो समुद्रों से निकालते हैं हम, ठीक है, समुद्रों में जो 100 साल पहले मतलब गलसर चीज़ें जाती हैं, उससे हम क्या निकालते हैं? पेट्रोल निकालते हैं। और कोल जो ज़मीन में जो 100 साल पहले कोई एनिमल्स, प्लांट्स, एनिमल दफन हो जाते हैं, उसके बाद क्या बनता है? कोल बनता है। और कोल एंड पेट्रोलियम क्या है? हमारे फॉसिल फ्यूल है। अब इसमें एक दिया हुआ है जैसे बक्साइट। बक्साइट क्या होता है? बक्साइट एक क्या है? सॉफ्ट रॉक है, सॉफ्ट रॉक है जिसमें से एल्युमिनियम निकलता है, ठीक है, एल्युमिनियम निकलता है। और ये सीमेंट में भी यूज़ होता है। एल्युमिनियम कहाँ से? ये कहाँ से, किसकी टाइप से? सेडिमेंट्री रॉक की, ठीक है। 3 टाइप की रॉक्स होती है, इग्नीशियस, सेडिमेंट्री, और कौन सी? मेटामॉर्फिक, ठीक है, मेटामॉर्फिक। इग्नीशियस जो रॉक होती है वो किससे बनती है? लावा से बनती है, ठीक। और सेडिमेंट्री रॉक जो होती है वो फॉसिल फ्यूल से ही बनती है, ठीक है। सेडिमेंट, छोटे छोटे सेडिमेंट इकट्ठे होकर वो रॉक को बनाते हैं, और उसी की टाइप से क्या? बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट। अब क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन? है ना, एवरी एक्शन जो बराबर होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन है, आपको पता है न्यूटन का 3rd लॉ है। फर्स्ट लॉ क्या न्यूटन का? कि कोई भी चीज़ अगर अपने रेस्ट में है, उसको हिलाने के लिए हमने क्या यूज़ करनी पड़ती है? फोर्स, ठीक है, फोर्स। कोई भी चीज़ अगर वो अपने रेस्ट में है तो उसको हमें हटाने के लिए, उसको हमें मोशन में लाने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? फोर्स, ठीक है, फोर्स लगाएंगे उसको तभी वो आगे चलेगी। फर्स्ट लॉ ये बोला था न्यूटन के। इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रॉपर्टी। इनर्शिया क्या होती है? ऐसी प्रॉपर्टी जो रेस्ट में ही रहना चाहती हो, ठीक है, जैसे रेस्ट में ही रहना चाहती हो। जैसे सुबह सुबह हमें अपने पेरेंट्स उठाते तो हम सोना ही चाहते हैं, उठना नहीं चाहते हैं, वो होगी इनर्शिया की प्रॉपर्टी। लेकिन जब हमारे पेरेंट्स मोशन आगे से फोर्स लगाते, उठो उठो उठो, ठीक है, जब हमें वो फोर्स लगती है तो हम उठ जाते हैं,
तो उसका क्या मतलब हो गया, ये था न्यूटन का फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में है और उसके ऊपर जब फोर्स लगती है, ठीक है, तब वो मोशन में आएगी, ठीक है, तब वो मोशन में आएगी, उसको हम बोलेंगे न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, जैसे हम सुबह उठे होते हैं, हम रेस्ट में होते हैं, फिर जब हमारे फादर के मदर की जो आवाज़ें होती हैं या डांट होती है वो एक फोर्स लगाते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद हम मोशन में आ जाते हैं, वो क्या हो गया, न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ में क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, जो फोर्स होती है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मोमेंटम के। मोमेंटम क्या होती है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। फॉर एग्जांपल हमने कोई बकेट को उठा के लेके जाना है, ठीक है, बकेट को उठा के वॉशरूम से उठा के हमने रूम तक लेके जाना है, हम उसका मास भी देखेंगे और उसकी डायरेक्शन भी देखेंगे कि हमने कितनी दूर लेके जानी है, ठीक है, उसी के हिसाब से हम अपनी फोर्स लगाएंगे, उसी के हिसाब से हम अपनी फोर्स लगाएंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक, न्यूटन का सेकेंड लॉ, ठीक है। और न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। बोलते कोई एक मारे तो आगे से दो मारो, गांधी जी के उल्टे, ठीक, एक मारे तो आगे से दो मारो, ये क्या था, न्यूटन का थर्ड लॉ। और उसके बाद क्रिचॉफ लॉ, ठीक है, क्रिचॉफ लॉ। क्रिचॉफ लॉ ने जो फर्स्ट लॉ था क्रिचॉफ का, वो क्या बोलता है, चार्ज को कंजर्व करके रखो, ठीक है, चार्ज जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन हमने पढ़े थे, वो चार्ज को कंजर्व करके रखो, बचा के रखो, ठीक। और सेकंड लॉ क्या बोलता है इस क्रिचॉफ का, सेकंड लॉ क्या बोलता है कि सम ऑफ ऑल बोल्ट, ठीक है, सम ऑफ ऑल बोल्ट किसके बराबर होती है, जो सर्किट की वोल्टेज होती है, सारी बोल्ट को इकट्ठा करोगे आप तो किसके बराबर होती है, वो जीरो के बराबर होती है। बोल्ट क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि उसका वर्क डन को, उसके काम को मेजर करता है, उस वो किसके बराबर होगी, जीरो के। पोटेंशियल डिफरेंस को ही हम का यूनिट होता है वोल्ट, ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं वोल्ट मीटर में, मतलब उसके काम को। उस क्रिचॉफ का सेकंड लॉ ये बोलता है कि जो वोल्ट होती है, जो काम होता है करंट का, वो किसके बराबर होता है, जीरो के बराबर होता है, ठीक है। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि जो चार्ज होता है उसको कंजर्व करके रखो, उसको बचा। अब इधर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस लॉ शो द रिलेशनशिप ऑफ वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ ए गैस पार्टिकल। ठीक है, कौन सा ऐसा लॉ है, कौन सा ऐसा लॉ है जो वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ गैस पार्टिकल, जो गैस पार्टिकल और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप बताता है, वो एवोगाड्रो लॉ है, ठीक है, एवोगाड्रो लॉ है, जो वॉल्यूम और गैस के पार्टिकल का रिलेशन बताता है। वॉल्यूम और गैस के पार्टिकल रिलेशन कौन बताता है, एवोगाड्रो लॉ। और एक आता है बॉयल लॉ। बॉयल लॉ क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के, ठीक है। कब, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं, मतलब जब हम प्रेशर देंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा। कब, हम जब हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। तो ये किसने बोला था, बॉयल लॉ ने बोला। चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ क्या बोलता है, चार्ल्स लॉ बोलता है कि जो वॉल्यूम होता है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा। कब, जब हमने प्रेशर को, दबाव को कांस्टेंट रखा होगा, जब हमने प्रेशर को, दबाव को कांस्टेंट रखा होगा, ठीक है। ये लॉ था, ये गैस के लॉ हैं, ठीक है, ये गैस के लॉ हैं, ये एक्सपेरिमेंट करके पूरे प्रूव किए हुए हैं, उसके बाद ही आए हुए हैं, ठीक है, उसके बाद आए हुए हैं। गाइस, अगर आपको हमारी ये सीरीज़ अच्छी लग रही है प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करके बताओ, फिर आपके लिए नेक्स्ट वीडियो